हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11th। द चैप्टर नेम इज रोटेशनल मोशन एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज एनालॉजी ऑफ रोटेशनल मोशन विद ट्रांसलेशनल मोशन। यानी रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन में क्या सिमिलैरिटी है वो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है भाई? चलिए, तो यहां पर कुछ क्वांटिटीज थी जो सिमिलर होती हैं, यहां की कुछ क्वांटिटीज थी, वही आपको समझना है कि ट्रांसलेशनल मोशन में कौन सी ऐसी क्वांटिटी थी जो इक्विवेलेंट या समानता रखती है रोटेशनल मोशन की किसी क्वांटिटी से। सबसे पहले बात करते हैं मास की। तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो मास होता है रोटेशनल मोशन में वो इक्विवेलेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, आई। जो मास का रोल था वहां पर रोटेशनल मोशन में मास का रोल प्ले करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है भाई? ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट बता रहा हूं मैं। यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो आती थी u से, यहां पर आती है ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है भाई? फिर आती है फाइनल वेलोसिटी, वो v से लिखी जाती है, यहां पर हम उसको बोलते हैं ओमेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है भाई? यहां पर जो एक्सेलरेशन था जिसको बोला जाता है लीनियर एक्सेलरेशन वो होता है a। यहां पर होता है आपका अल्फा जिसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब सारी क्वांटिटीज में लिख के फिर आपको समझाऊंगा अभी रोटेशनल मोशन में कौन किसके बराबर है, क्या रिलेशन है v और ओमेगा में, सारी बातें हम सीखेंगे। ठीक है? फिर यहां पर आता है लीनियर मोमेंटम। जिसको लिखते हैं p से, यहां आता है आपका l, जिसे हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं भाई? एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अब आपको याद होगा जो p का फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू वी। यहां पर जो l होता है वो होता है I इंटू ओमेगा। भाई जो मास है वो इक्विवेलेंट I के है, तो यहां पर I आ जाएगा, v की जगह आ जाता है ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा किसी बॉडी का, और उसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? m इंटू वी। क्लियर है भाई? चलिए आगे देखते हैं। और देखिए, फोर्स F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए। यहां पे आपके पास होता है फोर्स के प्लेस पे टॉर्क, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, वो आता है I इंटू अल्फा के बराबर। अरे m के प्लेस पे I लिखना है और a के प्लेस पे अल्फा, मैंने बताया ना अभी आपको, तो I अल्फा हो गया, है कि नहीं? फिर बात कर लेते हैं लीनियर इंपल्स की। जिसको J से भी लिखते हैं, क्योंकि यहां पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से लिख दिया, तो लीनियर इंपल्स को हम यहां पे J से लिख लेंगे। ठीक है? तो लीनियर इंपल्स जो है आपका वो लिख दिया हमने J से। लीनियर इंपल्स हो गया J, जो किसके बराबर होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डेल्टा टी, या फिर किसके बराबर होता है? डेल्टा पी। ये लीनियर इंपल्स है। यहां पर आएगा एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स। ठीक है भाई?
एंगुलर इम्पल्स के लिए वैसे तो अपने पास कोई सिंबल नहीं है। एंगुलर इम्पल्स को मैं सीधे बता रहा हूँ, डायरेक्ट इससे लिखेंगे टॉर्क मल्टीप्लाई डेल्टा टी, या फिर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये होता है आपका एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, क्या होता है भाई ये एंगुलर इम्पल्स। और एंगुलर इम्पल्स के लिए एक और फॉर्मूला हम कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर इम्पल्स इज इक्वल टू एंगुलर इम्पल्स। पी और एल में भी रिलेशन आता है, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, आर क्रॉस पी। तो ये तो हो गई समानताएं, कुछ क्वांटिटीज यहाँ पर और कुछ क्वांटिटीज यहाँ पर, कौन किसके सिमिलर है वो आपको याद रखना है। यहाँ वाले फॉर्मूले अगर याद है तो यहाँ वाले अपने आप याद हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, K इज इक्वल टू हो गया हाफ m v स्क्वायर। K ट्रांसलेशनल, यहां पर आ जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, K R वो हो जाएगी हाफ। I के प्लेस पे यहाँ पर, सॉरी M के प्लेस पे यहाँ पर I आता है और V के प्लेस पे ओमेगा, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से आगे भाई अपने पास। तो ये कुछ बातें थी जो सिमिलैरिटी है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में, मतलब कौन किसकी तरह बिहेव करता है। यहाँ के जो फॉर्मूले हैं और यहाँ के फॉर्मूले लगभग सिमिलर है, कौन किसके सिमिलर बता दिए मैंने। एम जहां जहां यहाँ पे आएगा इस मोशन में, वहां वहां पे आई आएगा, जहां जहां पर इसमें वी आएगा वहां वहां पर यहाँ ओमेगा आएगा। ठीक है, जहां जहां पर एफ आएगा यहाँ पर टॉर्क आएगा। इस तरह से पूरी बातें थी, बाकी बातें और कर लेते हैं हम। और देखिए भाई, अब मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉडी है लाइक दिस, और उस बॉडी से एक एक्सिस पास हो रही है जिसके अबाउट उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। क्या है भाई, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। और अलग अलग पार्टिकल्स आपने ले रखे हैं, मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पर है m1, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है m2, इस तरह से है। इसकी रेडियस r1 और इसकी रेडियस मान लीजिए r। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन करते हुए किसी बॉडी के सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। ये नोट लिख रहा हूं मैं। All particles of a body executing rotational motion about an axis have same angular velocity about that axis but linear velocity of different particles are different. All particles of a body doing rotational motion move in circular path having their centers at axis of rotation
and having different radii, ठीक है, रेडियस। ये पूरी जो बात मैंने लिखी है बहुत काम किया, आप इसको समझे पहले। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है बड़ी सी और इसके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो अगर बॉडी रोटेशनल मोशन करती है किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं। अरे किस पे घूमते हैं भाई? सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं। इस तरह से सारे के सारे पार्टिकल्स जो है आपके वो सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए आपको दिखेंगे, और जिनके सेंटर्स जो होंगे सभी पार्टिकल्स के सेंटर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही आएंगे। अभी मैंने दो पार्टिकल्स आपको दिखाया और बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। सभी पार्टिकल्स के जो सेंटर है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आएंगे और सभी पार्टिकल्स की जो रेडियस है वो अलग अलग आएगी। सभी पार्टिकल्स की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी घूमते समय, सर्कुलर पाथ पे घूमते समय सभी पार्टिकल्स की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सेम रहेगी और वो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी के बराबर रहेगी उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के, ठीक है। तो सभी पार्टिकल्स, अगर मैं बोलता हूं कि अगर बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, तो सभी पार्टिकल्स की इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही आएगी, ठीक है। पर अलग अलग पार्टिकल्स की जो लीनियर वेलोसिटी है वो अलग अलग आएगी। तो नोट में आप लिख लें इस बात को ध्यान से। अब लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल of mass m1 having radius r1 of its circular path, जो v आएगी आपकी v1 वो आ जाएगी आपके पास r1 ओमेगा, ठीक है। ऐसे अगर हम v2 देखें तो वो क्या आ जाएगी r2 ओमेगा, ऐसे अगर हम v3 देखें तो क्या आ जाएगा r3 ओमेगा। इस तरह से आपका आता जाएगा। अलग अलग पार्टिकल्स की जो लीनियर वेलोसिटी है वो अलग अलग आएगी, जबकि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सभी पार्टिकल्स की सेम आने वाली है। जितने भी पार्टिकल्स आपको दिखेंगे सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी, पर लीनियर वेलोसिटी उनकी एक्सिस से डिस्टेंस पे निर्भर करते हैं, जो कि रेडियस के बराबर होती है उनके सर्कुलर पाथ के। इसी सर्कुलर पाथ पे रोटेशन करना शुरू करते हैं जब बॉडी घूमती है, तो रिवॉल्व करते हैं ये सर्कुलर पाथ पे और बॉडी करती है रोटेशन। तो ये पूरी बात है। इस तरह सभी पार्टिकल्स की हम निकाल सकते हैं लीनियर वेलोसिटी। क्लियर है भाई बात? चलिए, तो ऐसे ही अब हम बात तो हमारी हो गई लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन किसी भी पार्टिकल के, किसी भी पार्टिकल की रोटेशन करते हुए बॉडी की किसी भी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी आपको चाहिए, तो आप देखना एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी डिस्टेंस क्या है परपेंडिकुलर, और मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा से। तो डिस्टेंस देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल की परपेंडिकुलर थी ये r1, इसकी होगी मान लीजिए r2, ऐसे किसी की r3 है तो उसकी v3, इस तरह से आप निकाल सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। छोटे मोटे फॉर्मूले पहले हम सीख लेते हैं, फिर हम ट्राई करेंगे इन पे न्यूमेरिकल्स। क्लियर है भाई? अब इसी के लिए हम बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। Of a particle of a body
executing rotational motion. ठीक है भाई, वही मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है और इस एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन हो रहा है, इसका एक पार्टिकल है यहाँ पर जिसका मास मान लीजिए m है, जिसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। तो जब बॉडी घूमेगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो ये बॉडी भी हम जानते हैं घूमती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से सर्कुलर पाथ पे, और इसकी जो लीनियर वेलोसिटी आती है किसी भी इंस्टेंट वो होती है v। टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है लीनियर वेलोसिटी वो हो जाएगी आपकी v, और v इक्वल टू हम जानते हैं, अभी हमने प्रूव किया क्या आता है r ओमेगा। क्या आता है भाई r ओमेगा। तो एज वी नो v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स, तो dv बाई dt हो जाएगा आपके पास r d बाई dt r इंटू ओमेगा, r इंटू ओमेगा। तो अगर हम बॉडी पे फोर्स लगा दें, भाई बॉडी पे फोर्स लगा दें तो बॉडी की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो बॉडी में आएगा लीनियर एक्सीलरेशन और बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। तो r तो फिक्स रहेगा, जब इस पार्टिकल की v बढ़ेगी तो ओमेगा बढ़ेगी, या ओमेगा बढ़ेगी तो v बढ़ेगी। तो r तो हम निकाल देंगे बाहर, इधर हो जाएगा d ओमेगा बाई dt, इधर आ जाएगा dv बाई dt, dv बाई dt। मैंने कहा था जहां जहां a आएगा वहां वहां अल्फा आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि a अल्फा के बराबर है, इसका मतलब ये था कि a अल्फा के सिमिलर है। ट्रांसलेशनल मोशन में जिन जिन फॉर्मूले में a आता है, रोटेशनल मोशन में उन्हीं उन्हीं फॉर्मूले में आपका अल्फा आना शुरू हो जाएगा एक ही प्लेस पे। तो dv बाई dt को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन लीनियर, और d ओमेगा बाई dt को बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन, क्योंकि a बराबर होता है dv बाई dt और अल्फा जिसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन वो होता है d ओमेगा बाई dt। ये लीजिए, तो ये आपके पास आ गया a लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल और अल्फा हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, r पे निर्भर करता है। तो मान लीजिए कोई बॉडी रोटेशन मोशन कर रही है और उसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन है अल्फा है, इसमें भी नोट में लिख देते हैं ऑल पार्टिकल्स ऑफ a body in rotational motion have same angular acceleration about axis of rotation, but their linear accelerations are different। और लीनियर एक्सीलरेशन आपका इससे निकलेगा, तो मतलब अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हम मान लेते हैं तो अलग अलग पार्टिकल्स का जो लीनियर एक्सीलरेशन आएगा, जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकल की रेडियस r1 है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी r1 है, तो उसका आ जाएगा a r1 इनटू अल्फा। किसी की r2 दूरी है, मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पे है जिसकी दूरी r2 है ना, एक पार्टिकल यहाँ पे है जिसकी दूरी r3 है, इस तरह से, ठीक। A3 आ जाएगा आपका R3 अल्फा, A3 क्या आ जाएगा भाई R3 अल्फा। तो ये हो गई पूरी बात, क्लियर है कि नहीं। तो इस तरह से इजीली आप निकाल सकते हो आपका जो किसी भी पार्टिकल का लीनियर एक्सीलरेशन है, अगर बॉडी का जो एक्सीलरेशन है अल्फा हो, किसी इंस्टेंट क्या हो अल्फा, अल्फा सभी के लिए सेम रहता है, जबकि जो लीनियर एक्सीलरेशन है अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग आएगा, और वो डिपेंड करेगा उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कितनी दूर है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलरली। ये r1 r2 r3 क्रम्स रिस्पेक्टिवली डिस्टेंसेस हैं पार्टिकल्स की, वो भी परपेंडिकुलर कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन।
भाई क्लियर होगी बात? तो ये थी पूरी बात। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ a body in rotational motion। ठीक है भाई। तो मान लीजिए आपकी कोई बॉडी है और उस पर आप फोर्स लगाते हो जिसकी वजह से वो बॉडी घूमना शुरू कर देती है, मतलब उसमें टॉर्क है। भाई फोर्स के इफेक्ट की वजह से बॉडी करना शुरू कर देती है रोटेट। ठीक है। तो बॉडी के लिए भी हो सकता है और किसी पार्टिकल के लिए भी आप इसे समझ सकते हो। तो मान लीजिए आपके पास कोई चीज है, कोई किसी शेप की कोई बॉडी है मान लेते हैं। अब आपने किसी पॉइंट पे F फोर्स लगा दिया। भाई किसी पॉइंट पे क्या लगा दिया आपने? F फोर्स लगा दिया। ठीक है। और ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है। डिस्टेंस मान लेते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द, ये जेड एक्सिस पे लगा रहे हो आप इसको। कहां लगा रहे हो? जेड एक्सिस पे आप मान लो फोर्स लगाते हो। ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस तरह से 90 मानते हुए। ठीक। अभी बॉडी घूमना शुरू करती है और मान लीजिए जो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा है। क्या है? अल्फा। ठीक है भाई। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है इसका? अल्फा है। तो किस तरह से हम टॉर्क और अल्फा के बीच यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे वो आपको समझना है। तो बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के वो आई मान लेते हैं। ठीक है। और let at any instant t angular momentum of body is angular momentum नहीं, angular velocity कर लेते हैं। angular velocity of body is ओमेगा। देन टॉर्क इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है भाई? dl by dt, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का सेकेंड लॉ था रोटेशन मोशन के लिए। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन के लिए उन्होंने कहा था F इज इक्वल टू dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ऐसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होती है टॉर्क के इक्वल। ठीक है भाई। और जो एंगुलर मोमेंटम किसी बॉडी का होता है वो होता है I इंटू ओमेगा। क्या होता है भाई? I और ओमेगा। L इज इक्वल टू I ओमेगा होता है। थोड़े फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो टॉर्क का सिंबल टाउ, टाउ इस सिंबल का नाम है। ये होता रिप्रेजेंट करता है टॉर्क को। तो I तो आपका कांस्टेंट है, वो आ जाएगा बाहर। किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कांस्टेंट रहता है। बॉडी चाहे घूमे चाहे मत घूमे, चाहे उसका ओमेगा कितना भी रहे, लेकिन जो आई है वो फिक्स्ड रहता है, वो बदलता नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डी ओमेगा बाई डी टी सीधे। और डी ओमेगा बाई डी टी को हम क्या बोलेंगे भाई? अल्फा। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले।
क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, तो ये हो गई टॉर्क और इसके बीच में भी हमने रिलेशन पता कर ली, बहुत सिंपल था। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा अपने पास एक फॉर्मूला हो गया, जैसे F इज इक्वल टू एम ए होता है वैसे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो हमने लगभग सारे प्रूफ यहाँ पर कर लिए। क्लियर है भाई? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी of a body in rotational motion, in rotational motion। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है किसी एक्सिस के और उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा दे रखी है और बहुत सारे उसमें पार्टिकल्स हैं, अलग अलग पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग आ जाएगी। इसका मास m1 ले लिया मैंने, सिमिलरली यहाँ पर मास m2 ले लिया, इसकी डिस्टेंस r2 ले लिया, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स मैंने मान लिए। इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स मैंने मान लिए, उनकी रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन भी परपेंडिकुलर मैंने मान ली r1 r2 r3 इस तरह से है। ठीक है, और ये आपकी ओमेगा स्पीड से घूम रही है। तो अब हमें निकालनी काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी। वो भी रोटेशनल। भाई पूरी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, उस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी की काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर आएगी। अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, सीधे ऐड कर देना, कुछ खास तो करना नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं कि इस तरफ आ जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर। मान लेते हैं इसमें n पार्टिकल्स हैं तो हाफ n vn स्क्वायर जाएगा, ये तो हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया? हाफ v1 आपका हो जाएगा r1 इंटू ओमेगा। भाई v1 क्या आएगा? r1 इंटू ओमेगा। अभी समझाया था मैंने, अलग अलग पार्टिकल्स की जो लीनियर वेलोसिटी है वो अलग अलग होती है, पर सभी की एंगुलर वेलोसिटी तो क्या होती है? सेम ही होती है। और ऐसे आपकी जो v2 आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था r2 ओमेगा। अगर पूरी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही रहेगी, पर लीनियर करने के लिए उस ओमेगा में हम उस पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे v स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ही आ जाएगा। क्लियर है भाई? अब देखिए आगे कितना क्या आ जाएगा फॉर्मूला फाइनली। इन सभी में से अगर हम देखें तो हाफ और ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा सभी में से, अंदर बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डैश 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 mn rn स्क्वायर। यानी सभी पार्टिकल्स का मास और उनकी रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर का सम हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको याद होगा जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था किसी बॉडी का,
तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स के मास और उनके रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन के स्क्वायर के सम के बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको बोल देंगे आई। क्या आ गया आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां पर आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप नहीं जानते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वीडियो लेक्चर आप देखें पहले, उसके बाद ही आपको ये बात समझ में आएगी जो मैंने लिख दी है। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। किसी बॉडी की किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब मान लेते हैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, वो हम जानते हैं, सभी बॉडीज का हम पीछे निकाल चुके हैं, किसी भी एक्सिस के अबाउट हमें याद करने होते हैं वो फॉर्मूले। तो इस तरह से आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा। ये थी भाई काइनेटिक एनर्जी की बात। अब कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं इन पे, ताकि बात बढ़िया तरह से क्लियर हो जाए, ताकि जो बात है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए भाई देखते हैं क्या कहानी बनेगी। तो क्वेश्चन कर लेते हैं पहला। हमने जो फॉर्मूले पढ़ लिए, एक तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा पढ़ लिया हमने, और एक हमने काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की जो होती है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। ठीक है। अच्छा, प्योर रोटेशन क्या होता है? प्योर रोटेशन में बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी के सभी सर्कुलर पाथ पे मोशन करते हैं, जिनके जो सेंटर है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आते हैं, और उनकी रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, पर सभी की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। ठीक है। क्वेश्चन आपका ऐसा है, मान लीजिए आपके पास यहां पर एक रॉड गिवन है, और ये रॉड जो है यहां से फिक्स्ड है, ये हिंज है। हिंज है, हुक है यहां पर, उसमें फिक्स्ड है। ठीक है। ये जस्ट रिलीज की गई है। जस्ट क्या की गई है? रिलीज किया गया है इसको। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। रॉड का मास m है, रॉड की लेंथ l है। जस्ट आफ्टर रिलीज, जस्ट आफ्टर रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, as shown in figure, as shown in figure, and also find forces on rod due to hinge। हिंज का मतलब यहाँ पे बंधी हुई है, सपोर्ट है, यहाँ पर फिक्स्ड है इस जगह पे। ये चीज आपको पता करनी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो एक रॉड जो कि आपकी इस तरह से है, अभी इस कंडीशन में सीधे हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है, इसको मैंने जस्ट रिलीज किया है। तो आपको बताना है इसका अल्फा क्या आएगा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा जस्ट छोड़ने के बाद, और आपका जो हिंज फोर्स है वो कितने काम करेंगे, हिंज फोर्स कितने काम करेंगे वो भी हमें निकालना है। तो क्वेश्चन आप नोट कर लें, फिर देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई? अगर इस रॉड को देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां काम कर रहा है L/2 पर, सारा वजन इसका यही काम करेगा mg, इसके अलावा तो और कोई फोर्स है नहीं भाई, सारा वजन यही तो काम करेगा mg, है ना। हाँ, अभी चूंकि मैंने कहा था हिंज फोर्सेस, तो हिंज फोर्सेस कैसे निकालते हैं वो भी जरा आप देखो सीखो। एक तो इसका वजन काम करेगा,
और इस वजन की वजह से नीचे की तरफ चलने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर एक फोर्स आएगा ऊपर की तरफ जिसको मान लेते हैं F1, इसे क्या मान लेते हैं F1, ठीक है। और चूंकि हिंज फोर्स दोनों तरफ, हिंज फोर्स एक तो आता है रॉड के पैरेलल और एक होता है रॉड के परपेंडिकुलर। हमेशा आपको ऐसे ही करना है, जैसे रॉड दे रखी है तो रॉड के पैरेलल एक फोर्स लगाओगे आप हिंज के द्वारा रॉड पर, और एक रॉड के परपेंडिकुलर, ठीक है। हो सकता है कभी कभी एक फोर्स जीरो आ जाए, कभी कभी एक फोर्स जीरो आ जाए, पर आप हमेशा दोनों को लगाकर देखना, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ पर F2 है हिंज फोर्स। अब F1 F2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हिंज फोर्स एक तो हमने लगा दिया हॉरिजॉन्टल, एक लगा दिया वर्टिकल। ऐसे लगाना आपको इस तरह से लगाना है कि एक रॉड के पैरेलल और एक रॉड के परपेंडिकुलर, यानी जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन जो होता है उसके हिसाब से लगाना है आपको हमेशा, ठीक है भाई। तो चूंकि जस्ट रिलीज किया गया है रॉड को, तो जस्ट रिलीज करने के बाद इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो जीरो रहेगी, अभी तुरंत चलना थोड़ी शुरू कर देगा जस्ट रिलीज के बाद। भाई अगर हम इस पेन को देखें, इसको जैसे छोड़ूंगा तो इसमें एक्सेलरेशन तो होगा जी, वो जीरो नहीं है, लेकिन अभी इसके पास वेलोसिटी नहीं होगी छोड़ते समय, धीरे धीरे वेलोसिटी आएगी, और जी तो हमेशा ही काम करेगा एक्सेलरेशन। ऐसे जब हम इसे छोड़ते हैं तो इसमें अल्फा तो तुरंत आ जाता है पर ओमेगा तुरंत नहीं आ पाता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेट अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन of rod just after release, then टॉर्क इज इक्वल टू हम जानते हैं होता है आई अल्फा। भाई टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा। अब इस पॉइंट को मान लेते हैं जैसे ए है ना, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए कर रहे हैं हम, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। टॉर्क अबाउट पॉइंट ए अगर हम करें, देखिए पॉइंट ए पर जो जो फोर्सेस पॉइंट ए से गुजरेंगे उनका टॉर्क तो हो जाएगा जीरो, तो सिर्फ mg का टॉर्क आएगा, और जो mg की डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी भैया l/2। तो टॉर्क आपका आ जाएगा mg इंटू l/2। क्या आ जाएगा भैया mg इंटू l/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो गया फोर्स और l/2 उस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, जहां फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहीं से एक्सिस पास हो रही है पॉइंट ए से, तो mg into l/2। अब इस f1 का तो डिस्टेंस जीरो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, f2 भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, उनका टॉर्क होगा नहीं, उनका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। तो mg into l/2 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई i अल्फा, और किसी रॉड का उसके एंड के अबाउट जो i आता है वो आता है ml²/3, ये आपको याद करना पड़ेगा। रॉड का उसके एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ml²/3। तो अल्फा कितना आ गया यहां से, m से m कैंसिल कर दो, l से l कैंसिल कर दो, तो 3 इंटू जी अपॉन में 2 इंटू एल, ये आ गया आपके पास अल्फा। भाई क्या आ गया आपके पास अल्फा, अरे क्लियर है कि नहीं, ये हो गया आपके पास अल्फा। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इसको छोड़ते हैं तो रॉड इस तरह से मोशन करेगी, भाई सर्कुलर पाथ पे तो मोशन करेगा, सेंटर ऑफ मास इस तरह से, रॉड घूम के नीचे आएगी फाइनली इस तरह से, है ना। तो जो सेंटर ऑफ मास है आपका वो किस पे मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। अरे किस पे मोशन कर रहा है भाई, सर्कुलर पाथ पे आपका मोशन कर रहा है, ये इस तरह से। अगर रॉड को मैं छोड़ूंगा तो इसके अबाउट फिक्स्ड है रॉड, तो ऐसे घूमेगी, सेंटर ऑफ मास किस पे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे। अब आप ध्यान से देखो, अगर हमें हिंज फोर्सेस की वैल्यू निकालनी है तो पहले देखो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, सेंटर ऑफ मास का लीनियर एक्सेलरेशन कितना है, क्योंकि हम वहां पे ट्रांसलेशनल इक्वेशन F बराबर ma से करना पड़ेगा, वो तो हमें तो अल्फा तो हम निकाल चुके हैं। जैसा हम जानते हैं जब कोई रॉड रोटेशन करेगी तो उसके प्रत्येक पॉइंट का जो एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, तो जो रॉड का है वही हर पॉइंट का रहेगा। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, तो अगर हम यहां से देखें, हम जानते हैं a इज इक्वल टू क्या होता है भैया r इंटू अल्फा। अब r कितना है, r l/2 तो है भाई, सेंटर ऑफ मास तो यहीं से घूमेगा ना ऐसे,
तो सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कितनी है L/2, तो r की जगह लिख दो L/2 इनटू अल्फा। ये आ गया आपका एसीएम। क्या आ गया? सेंटर ऑफ मास एसीएम। ठीक है, तो आप ध्यान रखें जब भी आप F नेट बराबर ma लगाओगे तो बॉडी के सेंटर ऑफ मास के लिए लगता है F बराबर ma। सारे फोर्स वहीं पर हम मान सकते हैं सेंटर ऑफ मास पर। भाई जितने बॉडी पे फोर्स काम करते हो अगर सारे फोर्स बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लगा दिए जाए तो हम पीछे पढ़ के आए सेम एक्सेलरेशन आएगा। सेंटर ऑफ मास का जो बॉडी का आना चाहिए था वो। तो यहां से एशियम निकाल दिया हमने, और एशियम किस तरफ आएगा? जिस तरफ आपका इस समय है फोर्स। टेंजेंशियल आता है हमेशा ये जो एक्सेलरेशन है वो कैसा आएगा? टेंजेंशियल। तो अभी नीचे की तरफ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और चूंकि अभी जस्ट रिलीज किया है इसलिए इसमें ओमेगा नहीं है। जस्ट रिलीज किया है इसलिए ओमेगा नहीं है। सेंटर ऑफ मास के दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो टेंजेंशियल, ध्यान रखिए आपकी बात। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा टेंजेंशियल, तो वो तो आएगा आर अल्फा के बराबर, जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। अभी मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है आपका ये, और ये इस तरह सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, तो इसके दो होंगे एक्सेलरेशन। एक तो हो जाएगा at और एक हो जाएगा आपका a। यहाँ पे सेंटर है L/2 दूरी पर। ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। अगर ये इस तरह सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो इसके पास दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है at, एक होता है ar। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन टेंजेंशियल तो हमने निकाल दिया जो इस समय नीचे की तरफ है ना। और अगर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन जो कि रेडियल है उसकी, देखो अल्फा तो आसानी से निकल आया। अब आपको सिर्फ बात समझनी है किसकी? अल्फा ध्यान रखना 3g/12 आया। अब आपको बात समझनी है रेडियल एक्सेलरेशन की। एंड इसको हम सेंट्रीपिटल भी कहते हैं। AC और AR एक ही बात है। रेडियस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन काम करता है उसका नाम क्या होता है भाई? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आपके पास? ये होता है आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर? आर ओमेगा स्क्वायर के। ओमेगा तो आपकी 0 है जस्ट आफ्टर रिलीज। तुरंत चलना थोड़ी शुरू करेगी। तो एसीएम इक्वल टू आ गया आर ओमेगा स्क्वायर। भाई एसीएम कितना आ गया आपके पास? आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर होगी बात? जो कि 0 है क्योंकि ओमेगा 0 है आपके पास। अब बॉडी का सेंटर ऑफ मास आप देखो सिर्फ, जिसका एक एक्सेलरेशन इस तरफ है जिसका नाम एसीएम टी है, जो कि आर अल्फा था। और अल्फा की वैल्यू आप जानते हो कितनी आई थी? अल्फा की वैल्यू आई थी 3g/12। तो अगर हम वैल्यू पुट कर लें 3g/12, अगर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, है ना, तो आपके पास जो एसीएम टी की वैल्यू है वो कितनी है? 3l से कट गया 3g/4। 3g/4 बस एक ही एक्सेलरेशन है इसके पास, दूसरा तो 0 है इस समय। और इस पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखा जाए। और इस पूरे इस पे जो फोर्स काम कर रहा है वो एक कर रहा है इस तरफ जिसका नाम F2 है, एक कर रहा है फोर्स इस तरफ जिसका नाम F1 है, और इस पे एक फोर्स काम करेगा इसका सीधा वेट mg, और जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ है। सिर्फ इसमें सेंटर ऑफ मास है आपका, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो है नीचे की ओर एसीएम टी। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो F2 बराबर तो करना है आपको MACM रेडियल, वो तो आ गया आपका 0, इसलिए F2 तो 0 हो जाएगा। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं है तो फोर्स 0 होना चाहिए। अब बची इस डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो mg माइनस F1 इज इक्वल टू MACM इंटू टी। तो MACM कितना था? ACM आपका लिखा हुआ है L/2 मल्टीप्लाई अल्फा था आपका 3g/12, तो ये आपका आ गया m इंटू 3g/4, 3mg/4।
इस हिसाब से आपका F1 कितना आ गया 3mg/4, इधर माइनस में आ जाएगा तो mg/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो हिंज फोर्स केवल एक है, ये तो 0 हो गया और इसका आंसर आ गया mg/4। ये हो गया पूरा सॉल्यूशन। क्लियर है भाई? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे ही, बस बात खत्म हो जाएगी इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखना और समझना है। उसमें जो रॉड है वो आपकी इस तरह से है, यहां से फिक्स्ड है रॉड आपकी, यहां पे रॉड फिक्स्ड है, पर रॉड ऑलरेडी 37 डिग्री का एंगल बना चुकी थी। रॉड 37 डिग्री का एंगल बना चुकी है और इस रॉड का जो मास है वो m है, जो लेंथ है वो l है रॉड की, और यहां से इसको जस्ट रिलीज किया गया है अभी। इसको ऐसे होल्ड कर रखा, जस्ट रिलीज किया गया है। फाइंड अल्फा एंड हिंज फोर्सेस। ठीक है, दो बातें आपको पता करनी, शॉर्ट कर दिया मैंने क्वेश्चन। चलिए भाई, तो क्वेश्चन तो नोट कर ले अपने हिसाब से लैंग्वेज बना के। जैसे पिछली बार रॉड यहां थी इस जगह, तब छोड़ा था, अब यहां पर रॉड आप छोड़ रहे हैं इसको, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? चलिए बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। अल्फा तो बिल्कुल वैसे ही निकालना है आपको। रॉड का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो तो अभी भी मिड पॉइंट पर आएगा, लेकिन जो वजन काम करेगा वो ऐसे करेगा mg। भाई जो वजन काम करेगा वो ऐसे तो करेगा mg। अब मैंने आपको कहा था कि हमें जो डिस्टेंस लेनी होती है टॉर्क में, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं a, तो टॉर्क अबाउट a इज इक्वल टू कर लेंगे I अल्फा। अब रॉड अभी भी अपने एंड के अबाउट घूम रही है, तो I तो आ जाएगा ml² इनटू अल्फा। अब टॉर्क निकालना है, टॉर्क कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखो समझो। अगर इसको हम इस तरह से बढ़ाते हैं एक्शन ऑफ लाइन, इसकी फोर्स की एक्शन ऑफ लाइन जो होती है उससे इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो ये आ जाएगी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम बोलेंगे r परपेंडिकुलर। ये आपके l/2 है। यहां पर आपका एंगल बन रहा है 37 डिग्री। ठीक है, तो ट्रायंगल है आपके पास इस तरह से, ये l/2, यहां पर 37 डिग्री, ये आपकी r परपेंडिकुलर जो आपको निकालनी है, तो cos का लग जाएगा रिलेशन, तो r परपेंडिकुलर आ जाएगी l/2 मल्टीप्लाई cos 37, तो l/2 मल्टीप्लाई 4/5, ये हो जाएगा आपका r परपेंडिकुलर। तो टॉर्क क्या आ जाएगा, फोर्स तो mg है मल्टीप्लाई r परपेंडिकुलर, तो mg और r परपेंडिकुलर आ गया आपकी 4l/10, 4l/10। ये 12/5 भी कर सकते थे, इसको 12/5 ही कर लेते हैं। तो यहां से एक L से L कट जाएगा और M से M कैंसिल हो जाएगा। अल्फा आपका आ जाएगा 3 × 6 G अपॉन 5L। ये आ गया अल्फा। पहला आंसर तो आ गया आपके पास, भाई पहला आंसर आ गया। अब बात कर लेते हैं हिंज फोर्सेस की। किसकी? हिंज फोर्सेस की। जैसे कि मैंने आपको समझाया था भाई कि जो हिंज फोर्स आपको लगाने हैं हमेशा कैसे लगाने हैं, एक तो रॉड के अलोंग और एक रॉड के परपेंडिकुलर। तो एक तो काम करेगा रॉड के परपेंडिकुलर, इसको हटा दो यहां से। एक तो ऐसा फोर्स लगा दो आप, इसका नाम F1, और एक रॉड के अलोंग जो कि इस तरफ आएगा, रॉड इस तरफ खींचेगी, इसको इस तरफ आ जाएगा, मान लीजिए आपके पास F2। एक रॉड के पैरेलल और एक रॉड के परपेंडिकुलर, आपस में 90 बना रहे दोनों फोर्सेस। ये हिंज फोर्सेस हो गए आपके। अब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्योंकि एक्सेल जो सेंटर ऑफ मास है आपका, अब अभी भी वो किस पे घूम रहा है, वो सर्कुलर पाथ पे घूमने की कोशिश करेगा,
भाई इस तरह से है तो रॉड आपकी इस तरह से होने शुरू करेगी कोशिश, तो इस सर्कुलर पाथ पे घूमने की कोशिश करता है सेंटर ऑफ मास, है कि नहीं भाई। तो इसके दो एक्सेलरेशन आएंगे, क्या आएंगे भाई, दो एक्सेलरेशन। भाई अगर देखें रॉड अगर यहाँ पे रही होती है, इमेजिन करो आप इस बात को पूरी ध्यान से, इसको हटा दो सब चीज को। अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ कहीं था, सेंटर ऑफ मास ऐसे घूमना शुरू कर रहा है और इस तरह से घूमेगा पूरा सर्कुलर पाथ पे, ऐसे तो घूमेगा। एक एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का हमेशा होता है रॉड के परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं एसीएम टी, और एक होता है रॉड के पैरेलल, जिसको बोलते हैं हम एसीएम आर। सेंटर ऑफ मास के पास हमेशा दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है रॉड के परपेंडिकुलर जो होता है टेंजेंशियल, एक होता है रॉड के पैरेलल जो होता है रेडियल, क्योंकि रॉड की लेंथ ही उसकी रेडियस है L/2, L/2 उसकी रेडियस है। तो अगर हम बात करते हैं एसीएम टेंजेंशियल की, तो वो तो आ जाएगा R अल्फा, R आपका L/2 है। अगर हम ध्यान से देखें, ये मान लीजिए आपका पॉइंट A है और यहां कहीं सेंटर ऑफ मास है आपका, ये पूरी रॉड थी इस तरह से, मान लीजिए 3 रॉड की पोजीशन है, तो सेंटर ऑफ मास आपका इस तरह से घूम के यहां आ जाएगा लाइक दिस। ये सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास और ये सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास किस पे घूम रहा है, रॉड पहले मान लीजिए इस तरह थी, फिर यहाँ है और फिर यहाँ है इस तरह से। तो सेंटर ऑफ मास का एक तो एक्सेलरेशन ऐसा होगा और एक होगा ये, दो एक्सेलरेशन होंगे इसमें रॉड में। ये आपका कौन सा है, टेंजेंशियल, ये कौन सा है भाई, रेडियल, ये सेंटर ऑफ मास है आपका। तो एक तो रॉड से 90 बनाता हुआ आता है एक्सेलरेशन, एक रॉड के पैरेलल आता है हमेशा, जिधर हिंज होगी उसकी तरफ, रॉड के पैरेलल हिंज की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगा हमेशा। क्योंकि जस्ट रिलीज के बाद जो इसकी ओमेगा है वो तो जीरो आएगी, जस्ट रिलीज किया ना ओमेगा जीरो आएगी, इसलिए तो AR तो जीरो हो जाएगा इस बार भी। अल्फा आपका निकला है 6G/5L, इस हिसाब से तो आ गया आपका 3G/5, ये एसीएम टी है। एंड एसीएम आर अगर हम करते हैं तो वो होता है R ओमेगा स्क्वायर, वो हो जाएगा जीरो। सेंट्रीपिटल है ना ये, सेंट्रिकल लोग काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल होता है R ओमेगा स्क्वायर, मैंने सर्कुलर मोशन में आपको पढ़ाया था। अब चूंकि जस्ट रिलीज के बाद इसकी ओमेगा तो जीरो होगी, तुरंत थोड़ी ना स्पीड आ जाएगी, जस्ट रिलीज के बाद ओमेगा जीरो, इसलिए आपके पास आ गया एसीएम आर जीरो के बराबर। अब अगर सेंटर ऑफ मास को हम देखें रॉड के ध्यान से, तो रॉड के सेंटर ऑफ मास को अगर हम ध्यान से देखें इस तरह से, आपके पास ये सेंटर ऑफ मास है रॉड का, तो इस पे एक फोर्स तो काम कर रहा है इस तरह से F1, एक इधर काम कर रहा है F2, जो रॉड पे फोर्स है सीधे सेंटर ऑफ मास पे लगा दो आप, और एक काम कर रहा है mg, mg एक कंपोनेंट कर लेते हैं, इधर रहेगा एक, है ना, ये एंगल आपका 37 था, यहां से फिक्स्ड है, तो ये तो फोर्स था आपका F2, हाँ F2 था, ठीक है mg। तो अगर ये 37 है आपके पास, तो यहां देखें 37 बनेगा, है ना भाई। अगर यहां हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें तो ये आपका 37 बनेगा, तो ये आपका बनेगा 53, क्योंकि 90 की लाइन बन रही है 53, वापस ये 37 बन जाएगा, हटा दो इस लाइन को। ये हो गया mg cos 37, इधर हो गया mg sin 37। तो mg का हमने कंपोनेंट कर दिए, अब mg कंपोनेंट कर दिया, mg भी खत्म, हटा दो इस mg को, हटा दो, बस यहां पर एक लाइन दिखा दो ऐसी वर्टिकल। और इसके दो एक्सेलरेशन है, एक तो इस डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन जिसका नाम है एसीएम टी, और एक है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में भी है रॉड के पैरेलल पैरेलल, जो कि जीरो है ही नहीं, अच्छा उसकी वजह तो जीरो है, तो वो एक्सेलरेशन ही नहीं है ना। तो पहले करते हैं इस डायरेक्शन में, along perpendicular to rod, रॉड के परपेंडिकुलर देखा जाए अगर ध्यान से, तो रॉड के परपेंडिकुलर जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो ये और एक ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो mg cos 37 बड़ा है, तो
तो mg cos 37 हो जाएगा 4mg/5 माइनस f1 बराबर सेंटर ऑफ मास का मास तो m के बराबर ही आएगा, पूरी रॉड के मास के बराबर m और इनटू एसीएम टी, और एसीएम टी कितना निकाला आपने 3g/5, तो 3mg/5 है कि नहीं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4mg/5 माइनस f1, इधर ले आओ तो mg/5 नहीं हाँ mg/5 आपके पास आंसर हो जाएगा किसका f1 का, तो f1 तो पहला आंसर आ गया। एक तो हिंज फोर्स आपका F1 है, और हम अगर बात करते हैं अलोंग द रॉड, इसकी बात करें अलोंग द रॉड के अलोंग देखें तो सिर्फ एक ही हाँ दो फोर्स है, एक ये और एक ये, पर इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं F2 माइनस mg sin 37 3/5 mg इज इक्वल टू आ जाएगा 0, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, m इंटू एसीएम रेडियल, तो ये आ गया 0। इस हिसाब से आपका F2 आ गया 3/5 इंटू mg। तो ये हो गया आपके हिंज फोर्सेस F1 F2, और आपका एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने अल्फा निकाल ही दिया। तो भाई ये थे पूरी आज का जो वीडियो लेक्चर था, मैंने एनालॉजी ऑफ रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन के बीच बता दिया आपको क्या क्या समानताएं हैं, बहुत सारे फॉर्मूले भी ड्राइव कर दिए, कुछ दो न्यूमेरिकल से मैंने आपको करके दिखा दी। तो वीडियो लेक्चर ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, तो बाकी जो बातें हैं उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।